सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे। सामाजिक अध्ययन में कुछ पाठ्यक्रम है, उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। सामाजिक अध्ययन में मुख्य रूप से 4 विषय आते हैं: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। तो सबसे पहले इतिहास में क्या पढ़ना है सामाजिक अध्ययन में डीएलएड 3rd सेमेस्टर में? इतिहास में सबसे पहले पढ़ना है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में हम पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह, शाहजहां और औरंगजेब, इसके विषय में पढ़ा जाएगा। और दूसरा है हमारा जो मराठा शक्ति, जिसमें शिवाजी के बारे में और अन्य मराठा लोगों के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा है भारत में यूरोपीय शक्तियों का उदय, जिसमें हम डच, फ्रांसीसी, अंग्रेजों के विषय में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भूगोल में सबसे पहला जीवमंडल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दूसरा भूखंडों का विभाजन अर्थात महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा विश्व में प्राकृतिक संसाधन, यातायात, संचार के साधन और खनिज संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्राकृतिक संपदा का संरक्षण कैसे किया जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत में प्राकृतिक दशा, राजनैतिक इकाइयों के बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। फिर लास्ट है खनिज संपदा। फिर उसके बाद नागरिक शास्त्र या संविधान पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से सरकार के अंग, संसद अर्थात विधायिका, फिर उसके बाद कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। फिर उसके बाद चौथा जो सामाजिक अध्ययन का विषय है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपको भारतीय वित्त व्यवस्था एवं बजट के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना पढ़ना है। फिर उसके बाद बैंकिंग व्यवस्था पढ़ना है। तो ये सामाजिक अध्ययन में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है। अब हम शुरू से विस्तार से करेंगे सामाजिक अध्ययन के प्रथम विषय इतिहास में, जिसमें सबसे पहला अध्याय है मुगल साम्राज्य। अब जो है पहला जो है मुगल साम्राज्य है। मुगल साम्राज्य में सबसे पहले आपको बाबर पढ़ना है। बाबर इसका जो काल है वो 1526 से स्टार्ट होता है और 1530 ईस्वी तक इसका काल रहता है। और बाबर को जो हम पढ़ेंगे, जो डीएलएड के नज़रिए से जो महत्वपूर्ण है टॉपिक, वो है बाबर का जीवन परिचय। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, बाबर का जीवन परिचय। दूसरा टॉपिक है बाबर का भारत पर आक्रमण करने के कारण, मतलब उसका जो भारत पे आक्रमण करने का जो कारण था वो क्या था। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कुछ डीएलएड में। फिर उसके बाद बाबर के भारत पर प्रारंभिक आक्रमण, अर्थात आक्रमण करने के पहले उसने किन किन राज्यों पे आक्रमण किया था। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। तो हम पहले टॉपिक में आते हैं बाबर का जीवन परिचय। बाबर का जीवन परिचय हम जो है कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे और उसको आत्मसात करेंगे। तो वो कहानी है कि एक राज्य रहता है जिसमें उमर शेख मिर्ज़ा रहते हैं और उनकी पत्नी कुतलुक निगार रहती हैं। और कुछ ही दिनों पश्चात उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम बाबर रखा जाता है। बाबर का जो जन्म वो होता है वो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हो जाता है। और बाबर जो है उसमें जो विशेषता थी कि बाबर शुरू से ही बड़ा उदार प्रवृत्ति का था। उसके उदारता के कारण लोग उसे कलंदर कहने लगे। इसके अलावा उसे लिखने का बहुत शौक था, तो लिखने के लिए उसने जो है अपनी आत्मकथा ही लिख डाली। और वो आत्मकथा कैसी थी? तुर्की भाषा में, जिसको तुजुक-ए-बाबरी कहा गया और जिसे बाद में बाबरनामा नाम दिया गया। इसके अलावा बाबर जो है बहादुर भी था और उसके कहा जाता है कि उसने एक तोपखाना का निर्माण किया और जो मुख्य रूप से उसके जो उस्ताद थे वो थे जो उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा, 2 लोगों ने मिलकर तोपखाने का निर्माण किया। और कहा जाता है कि बाबर ने एक नीति भी निकाली थी जिसे तुर्गमा नीति कहा जाता है और उसी नीति के कारण उसने बहुत से युद्ध में विजय प्राप्त की। इसके अलावा उसका कुछ दिन बाद शादी होता है, जिससे 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है, जिसमें हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी 4 मुख्य रूप से उसके पुत्र रहते हैं। इसके अलावा 1530 ईस्वी में उसकी आगरा में मृत्यु हो जाती है और उसका पौत्र
जो अकबर महान शासक हुआ, उसने उसके जो है मकबरे को आगरा से काबुल स्थानांतरित कर दिया। तो इस समय जो बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। तो ये तो रहा कहानी के रूप में। अब थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में यदि आप देखें तो ये इधर देखें, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। इसका जन्म कब हुआ था? 24 फरवरी 1483 ईस्वी में। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। माता का नाम क्या था? कुतलुब निगार। और इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। उसने जो आत्मकथा लिखी वो किसमें थी? तुर्की भाषा में। उसका नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा गया। इसके अलावा उसके जो तोपची थे उनका नाम क्या था? उस्ताद अली व मुस्तफ़ा खान। फिर उसके बाद उसकी मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में आगरा में। मकबरा अकबर ने आगरा से काबुल कर दिया। उसका मकबरा कहाँ कर दिया अकबर ने? आगरा से काबुल। और उसकी उपाधि क्या थी? कलंदर। तो ये रहा बाबर का जीवन परिचय, जिसमें आपके अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी से में प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से। अब नेक्स्ट टॉपिक है भारत पर बाबर के आक्रमण के क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण था महत्वाकांक्षा। जैसे कहा जाता है कि उसके पूर्वज तैमूर बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और उनकी महत्वाकांक्षा इतना थी कि वो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो ठीक उसी तरह से बाबर भी महत्वाकांक्षी था और वह भी एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने के फिराक में था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। तो उसने सोचा कि क्यों न भारत में भाग्य आजमाया जाए। तो पहला कारण था बाबर की महत्वाकांक्षा। दूसरा है धन का आकर्षण, अर्थात भारत में उस समय अपार संपत्ति थी, अपार धन थे। उसने ये सुन रखा था कि भारत में परिपूर्ण धन है, तो वो धन का आकर्षण भी भारत पर आक्रमण करने का कारण बना। तीसरा है तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण में ये था कि उस समय दिल्ली पर किसका राज्य था? लोधी वंश का, जिसमें इब्राहिम लोधी शासक था और राजपूत थे आसपास जो बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही शक्तिशाली थे। तो बाबर को कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर हम जो है भारत पे आक्रमण करेंगे तो ये दोनों कहीं ना कहीं मिलकर मुझे पराजित न कर दें। लेकिन उसको जब ये पता लगता है कि लोधी और राजपूतों में आपसी वैमनस्यता हो गई है, तब उसने सोचा कि भारत पर आक्रमण करने का यह सही समय है, इसलिए वह भारत पर आक्रमण करने के लिए आतुर हुआ। इसके बाद अफगान अमीरों का आमंत्रण। उस समय जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली में इब्राहिम लोधी की सत्ता थी और इब्राहिम लोधी से सभी अफगान अमीर घृणा करते थे, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ साजिश की और इस साजिश के तहत बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो ये रहा भारत पर आक्रमण करने के कारण, किसके? बाबर के। अब उसके बाद बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। तो बाबर का जो पहला युद्ध था वो था पानीपत का युद्ध, जो अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। कहा जाता है कि इब्राहिम लोधी के पास अपार सेना थी लेकिन बाबर के पास कम सेना थी। लेकिन इस युद्ध में जीतने का प्रमुख कारण था बाबर का तोपखाना या उसकी तुलगमा नीति। इस कारण से बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट युद्ध होता है वह 16 मार्च 1527 ईस्वी में होता है। राणा सांगा जो एक राजपूत शासक थे उनसे होता है और कहा जाता है कि बाबर ने इस युद्ध में भी विजय प्राप्त किया और राणा सांगा पराजित हुआ। इसके बाद अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध, जो जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। मेदिनी राय राणा सांगा का ही सामंत था जो इस समय शासक था और बाबर ने इसे पराजित कर दिया और यहीं पर राजपूत शक्ति का अंत हो गया। इसके बाद घाघरा का युद्ध होता है 1529 ईस्वी, जिसका दिनांक है 6 मई 1529 ईस्वी। यह युद्ध अफगानों के बीच होता है। अफगानों के नेता थे महमूद लोदी। बाबर और महमूद लोदी के बीच युद्ध होता है और बाबर इस युद्ध में भी विजयी होता है। तो मुख्य रूप से 4 युद्धों के बारे में आपसे पूछे जाते हैं डीएलएड 3rd सेमेस्टर में। तो ये 4 युद्ध
ये मुख्य रूप से पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। बाबर का जो है भारत में सफलता के क्या कारण थे? मुख्य रूप से देखा जाए तो तोपखाने का प्रयोग। कहा जाता है कि बाबर के पास उचित मात्रा में तोपखाना था और उसका प्रयोग करते हुए उसने दुश्मनों के भारी सेना को पराजित किया। दूसरा, कुशल नेतृत्व। जाहिर सी बात है कि जब वो युद्ध में विजय हुआ तो वह कुशल नेतृत्व के कारण ही हुआ है। तो अर्थात बाबर में कुशल नेतृत्व के गुण थे। इसके अलावा उसके सेना में रण कौशल भी विद्यमान था। इसके अलावा जिहाद का नारा, बाबर ने जिहाद का नारा भी दिया, जिसके कारण वो अनेक युद्धों में सफल रहा और अपने सैनिकों का उत्साह इसी नारे के साथ करता था। और अगला है तुलगमा रणनीति। इस रणनीति का उसने प्रयोग किया, इसलिए वह जो है भारत में सफल हुआ।